तो प्यारे बच्चों, आज की फिर नमस्ते। आज से हम पहले पार्ट की तीसरी वीडियो लेकर हमने ये पीछे टॉपिक पढ़ लिए थे। उसके बाद अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, अतीत एक या अनेक। यानी इतिहास एक है या अनेक है। तो क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों और कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद यानी अंतर है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक। हाँ बेटा, इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा कि लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषकों अथवा पशुपालकों जैसे आदिम प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी तक भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। वीडियो को हालांकि अभी तक भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब यानी समय का क्या अर्थ है, तिथियां किस काम आती हैं, जरा ध्यान दें। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000, 2020 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद के से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि जो ईसा मसीह का ईसाई धर्म का जो गुरु है, ईसाई धर्म के जो गुरु हैं, उनके बारे में जो उनके जन्म के बाद से जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है वो तिथियां आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे 2002, 2020 इत्यादि। और उनके जन्म से पहले की जो तिथियां थी वो क्या कहलाई? ईसा पूर्व। इसको गहराई से जानने के लिए अब हम देखते हैं अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से होता है। ईसा यहाँ ईसाई धर्म के गुरु से लिया गया कि उनके जन्म से पहले। कभी कभी कुछ तिथियों में पहले AD हिंदी में ई लिखा पाते हो। ठीक है, तो यह एनो डोमिनी शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग भी होता है। EC अक्षरों का प्रयोग कॉमन S तथा BCE का बिफोर कॉमन S के लिए एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए
करते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से, पहले से है। तो पृष्ठ संख्या 3 पर जो तिथियां हैं उनका पता लगाओ। इसके लिए कुछ तुम अक्षर समूह भी बना सकते हो। तो हमने पृष्ठ संख्या 3 पर चलना है। तो 3 पर अगर हम देखें तो यहाँ हमने पढ़ा था 4700 वर्ष पूरब, यानी 4700 वर्ष पूरब, ठीक है, वर्ष पूरब। और इसी तरह 2500 वर्ष पूरब। तो ये ईसा मसीह के जन्म से पूरब की तिथियों को बताता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो ये लेसन है, कुछ अन्य जानकारियाँ, जैसा कि हमने पहले अभिलेख पढ़े हैं, तो कहता कि हमने पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ में उपयुक्त भाषाओं तथा लिपियों का बहुत बदलाव हो चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में से मिलती है, ठीक है। तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, इनको अलग अलग चिन्हों द्वारा परिवर्तित किया गया है, ठीक है। तो ये संकेतों से हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ जानवरों और कुछ त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्ताकार, इस तरह की आकृतियाँ दिखाई गई। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से क्रम में दिखाए गए हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों का अलग रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो ये आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकेंगे। तो यहाँ देखो, ये एल किसके लिए हुआ है उपयोग, लाइन के लिए, और ए या यूं ए अलग अलग, पी अलग अलग, सभी के लिए क्लियर किया गया। तो इस तरह हमारी ये वीडियो इस में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो कल्पना करते कि तुम्हें पुरातात्विक विद का साक्षात्कार लेना है, तो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्विक विद से पूछना चाहोगे। तो ऐसे क्या पूछना चाहेंगे हम, क्योंकि पुरातत्वविद क्या क्या करता है, वह पुरानी चीज़ों की जानकारी देता है ना। इतिहास में जो पुरानी चीज़ें पुराने लोगों के द्वारा अतीत में उपयोग की गई थी, बर्तन थे, कपड़े थे, अनाज के बीज जो हमें कुछ मिले हैं, इस तरह की चीज़ों की जानकारी, अभिलेख, पुरानी पुस्तकें, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम उनसे पूछ सकते हैं। तो आओ याद करें कि बातें, कुछ तिथियों के उपयोगी शब्द यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ। उपयोगी शब्दों में यात्रा का मतलब आप सभी समझते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखी गई पुस्तकों से। अभिलेख किसी पत्थर या ठोस सतह पर लिखा गया। पुरातत्व पुराना इतिहास का अतीत की जानकारी स्रोत जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, यानी जिस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते उनको संकेतों द्वारा अर्थ निकाला जाता है।